एक ऐसी कहानी जहाँ सभी के पास सुपर पावर है सिवाय एक बच्चे के, जो कि बेचारा नॉर्मल बच्चा है। तो सोचो जरा उसकी जिंदगी कैसी होगी इन सभी सुपर पावर इंसानों के बीच। ये कहानी शुरू होती है टात्सुओ नाम के बच्चे से, जो कि बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। पर टात्सुओ के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, जिस वजह से उसकी मॉम ने उसके ऊपर मैजिक स्पेल करने की कोशिश की कि शायद मेरे मैजिक स्पेल करने से इसकी पावर आ जाए। पर बेचारा टात्सुओ, उसे पावर तो नहीं मिलती, बल्कि अब वो अपने इमोशन और डिजायर सब कुछ खो दिया। पर उसकी मॉम नहीं रुकती, वो फिर भी टात्सुओ पे अपना एक्सपेरिमेंट करते रहती है और इसी तरह टात्सुओ भी अब बड़ा हो गया। पर एक दिन टात्सुओ को पहली बार अपनी पावर महसूस होती है, पर उसने अपनी फैमिली को इस बारे में नहीं बताया। जो देख उसकी मॉम भी उसे नाकारा समझ के अपनी छोटी बहन का बॉडीगार्ड बना देती है। कुछ दिन बीतने के बाद टात्सुओ की फैमिली एक फंक्शन में जाने की तैयारी कर रही होती है। टात्सुओ की मदर और उसकी बहन वो दोनों मस्त फर्स्ट क्लास में बैठे हुए होते हैं, पर बेचारा टात्सुओ वो सेकंड क्लास में बैठा होता है। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद टात्सुओ की बहन को भी ये नहीं पसंद कि उसका भाई उसके साथ घूमे, जिसपे उसकी मॉम कहती है वो सिर्फ तुम्हारा नौकर है, तो उसे तुम नौकर ही समझो। होटल पहुंचने के बाद टात्सुओ की बहन मियोको बाहर घूमने के लिए निकलती है, पर उसकी मॉम के कहने पे टात्सुओ भी मियोको के साथ जाता है। जब मियोको वॉक कर रही होती है तभी वो एक अनजान आदमी से टकराने ही वाली होती है। इतने में टात्सुओ उसे रोक लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सोल्जर्स है जिनकी नियत मियोको को छेड़ने की है। पर बहन का भाई उसे प्रोटेक्ट करने आगे बढ़ता है और वो सोल्जर टात्सुओ पे हमला करते हैं, लेकिन टात्सुओ अपनी पावर से उसे आराम से डॉज कर लेता है। और ये पहली बार था कि मियोको ने टात्सुओ की पावर को देखा। जो देख वो हैरान होती है कि इस बंदे के पास भी पावर है जो कि इसने अभी तक छुपा के रखी है। टात्सुओ बहुत ही आसानी से उन सोल्जर्स को हरा देता है। टात्सुओ का ये नया रूप देख मियोको को उसकी देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर वो घर आके सभी को बताती है कि कैसे टात्सुओ ने मेरी जान बचाई। लेकिन दोस्तों हैरान की बात ये थी, उसकी मॉम इस चीज से जरा भी हैरान नहीं थी। उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें टात्सुओ की पावर के बारे में सब कुछ पता हो। पार्टी के दिन टात्सुओ की मदर की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से मियोको को ही वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। फिर मियोको और टात्सुओ दोनों होटल पार्टी की ओर निकलते हैं। हानामी भी ये सब देख रही होती है, पर वो भी एक एआई रोबोट है, लेकिन उसके अंदर भी टात्सुओ के लिए फीलिंग्स है, प्यार वाली नहीं। बस वो चाहती है कि मियोको और टात्सुओ एक सच्चे भाई बहन की तरह रहे, ना कि मालिक और नौकर की तरह। पार्टी में आने के बाद सभी लोग मियोको से मिलने को आते, पर बेचारा टात्सुओ एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता है। तभी कुछ लोग टात्सुओ से मिलने को जाते और ये पहली बार था कि टात्सुओ किसी से हंस के बात कर रहा है। मियोको को जरा भी पसंद नहीं आता कि टात्सुओ इनसे कैसे हंस के बात कर सकता है, जबकि वो मेरे साथ इतने वक्त से है और आज तक उसने मेरे से एक बार भी हंस के बात नहीं की। पर मियोको सोचने लगती है, मैं हमेशा अपने भाई को एक नौकर की तरह समझी हूँ, तो मुझसे वो आखिर क्यों हंस के बात करेगा। पार्टी खत्म होने के बाद यात्सुओ की फैमिली बोट राइड पे जाती है। वहाँ पे मियोको टात्सुओ के साथ फोटो लेने को कहती है, पर टात्सुओ कहता है मुझे पहले मॉम से परमिशन लेनी होगी, और उसकी मॉम की परमिशन के बाद ही वो दोनों फोटो खींचते हैं। अचानक ही हम देखते हैं कि बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और उसका ब्रेक भी फेल हो जाता है, और हम देखते हैं कि कुछ मिसाइल्स भी इनके पीछे है। अब जाहिर सी बात है, इतनी अमीर फैमिली है तो दुश्मन तो इनके बहुत होंगे। टात्सुओ अपनी मैजिक से टाइम को स्लो कर देता है और वो सभी मिसाइल्स पानी में गिर जाती है। लेकिन मियोको इस बात से हैरान थी कि मैजिक को यूज करने के लिए एक गैजेट की जरूरत होती है, पर टात्सुओ तो बिना गैजेट के ही मैजिक को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। आखिर वो इन्हें कंट्रोल कैसे कर लेता है। और दूसरी हैरानी की बात ये थी कि टात्सुओ की मॉम अभी भी नॉर्मल थी, जैसे उन्हें टात्सुओ की पावर के बारे में पता हो। घर आने के बाद आर्मी ऑफिसर बताते कि हमें नहीं पता मिसाइल वो कैसे चली मैडम, पर हम इसका पता जरूर लगा लेंगे। फिर वो आर्मी ऑफिसर टात्सुओ को देख के कहता है, जब तक आप यहाँ हो क्यों ना आप हमारे साथ ट्रेनिंग कैंप में आ जाओ। इसके बाद वो आर्मी ऑफिसर अपने सोल्जर्स के लिए भी माफी मांगते हैं जो लोग ने मियोको को छेड़ा था। शुरू में तो टात्सुओ को जरा भी नहीं मन था, पर उसकी मॉम के कहने के बाद वो मान जाता है। जो देख मियोको भी कहती है मुझे भी वहाँ जाना है, क्योंकि टात्सुओ बहुत कमजोर है और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी हिफाजत खुद करूँ, ना कि मेरे भाई मेरे आके करे। और उसकी मॉम भी मान जाती है। दोनों जब ट्रेनिंग कैंप पहुँचते हैं तो वो सभी सोल्जर को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते। आर्मी का हेड टात्सुओ से कहता है, क्या तुम मेरे कोई भी सोल्जर से कॉम्बैट ट्रेनिंग करना चाहोगे। दरअसल आर्मी ऑफिसर को पता है कि यात्सुओ फैमिली कितनी स्ट्रांग होती है, तो जाहिर सी बात है टात्सुओ भी बहुत ही स्ट्रांग होगा। पहली फाइट में हम देखते हैं कि टात्सुओ का अपोनेंट बहुत ही हट्टा कट्टा सोल्जर है, लेकिन टात्सुओ उसे आसानी से एक पंच में हरा देता है। जिस तरह दूसरा सोल्जर भी आता है, शुरू में तो वो भी काफी एग्रेसिव था, पर टात्सुओ भी उसे भी एक सुप्लेक्स देके हराता है। जो देख तीसरा सोल्जर कहता है, अब मुझे इससे लड़ना है क्योंकि मुझे लेना है मेरा पुराना बदला। जी हाँ दोस्तों, ये वही सोल्जर है जो मियोको को छेड़ रहा था, पर इस बार वो सोल्जर अपनी मैजिक का यूज करता है, लेकिन टात्सुओ उसकी मैजिक को डॉज कर लेता है। फिर टात्सुओ अपने छोटे से मैजिक से उसके मोशन को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है।
फिर वो सोल्जर टाट्सुओ से माफी मांगता है और उसे अपना नाम डैनी बताता है और डैनी पहला आदमी है जो कि टाट्सुओ का दोस्त बना है। कुछ दिन बीतने के बाद न्यूज में हम देखते हैं कि जहां टाट्सुओ की फैमिली रह रही है वहां का डिफेंस सिस्टम टूट गया है, जिस वजह से उनके ऊपर हमला भी हो सकता है और ये लोग उस जगह को छोड़ने का सोचते हैं। इसी बीच टाट्सुओ की मॉम को एक कॉल आता है जो कि टाट्सुओ की मॉम की बहन ने किया है और वो कहती है तुम्हें अब टाट्सुओ के ऊपर से वो स्पेल को हटा देना चाहिए ताकि टाट्सुओ अपनी पूरी ताकत को महसूस कर सके। यानी दोस्तों कहीं न कहीं टाट्सुओ की मॉम को ये पता था कि टाट्सुओ अब इतना पावरफुल कैसे बनता जा रहा है। टाइम ना होने की वजह से ये सभी आर्मी शेल्टर में जाते हैं और डैनी भी इनकी प्रोटेक्शन के लिए आता है। शेल्टर में आने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी भी फैमिलीज होती है। टाट्सुओ को महसूस होता है कि कोई गोली चला रहा है पर उसके अलावा किसी को भी ये सुनाई नहीं देता, जो देख टाट्सुओ समझ जाता है यहाँ पे जादू शक्ति का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। ये देख के उसकी मॉम भी टाट्सुओ की स्पेल को हटा देती है और वो अपनी पूरी पावर को यूज कर सके। बाहर आने के बाद टाट्सुओ देखता है यहाँ पे मेरी फैमिली ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी और शेल्टर के अंदर वो सभी आर्मी वाले आ जाते हैं जिसपे वो लोग कहते हैं हमें यहाँ से चलना होगा, पर टाट्सुओ की मॉम मना कर देती है और कहती है पहले मेरे बेटे को आ जाने दो। ये देख हानामी हैरानी से पूछती है टाट्सुओ की मॉम को टाट्सुओ की फिक्र हो रही है, जिसपे वो कहती नहीं मुझे इन सोल्जर्स पे भरोसा नहीं है। तभी उनमें से एक सोल्जर इनके ऊपर हमला करता है पर हानामी की पावर की वजह से वो लोग बच जाते हैं। डैनी उन्हें समझाता है कि तुम ऐसा करके भी बच नहीं पाओगे। काफी देर समझाने के बाद वो सोल्जर अपनी बंदूक नीचे रखते हैं पर तभी हानामी तो एक एआई रोबोट है, वो एक सोल्जर पे हमला कर देती है। जो देख वो सोल्जर पागलों की तरह उन तीनों के ऊपर गोली चला देता है जिस वजह से ये तीनों मर जाते हैं। अचानक ही वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसके थ्रू टाट्सुओ वहाँ आ जाता है और एक ही झटके में वो सभी सोल्जर्स को गायब करते जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि मियोको अभी भी जिंदा है, जिसे देख टाट्सुओ अपनी मैजिक से मियोको को हील कर देता है और वो ठीक हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को और हानामी को भी हील कर देता है। ये बहुत हैरानी की बात थी दोस्तों, टाट्सुओ मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है, यानी ये पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर टाट्सुओ आर्मी ऑफिसर से टैंक और आर्मी सूट मांगता है क्योंकि उसे पता है कि किसने इन पे हमला किया है। जनरल उससे कहते अगर कोई सरेंडर करेगा तो तुम उसे सरेंडर कर लेना। फिर टाट्सुओ कहता है नहीं, इन लोगों ने मेरी फैमिली पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। जो देख मियोको रोते हुए टाट्सुओ से कहती है आप वहाँ मत जाओ भाई, वहाँ बहुत खतरा है। बातों बातों में टाट्सुओ अपने सीक्रेट मियोको को बता देता है कि इस दुनिया में उसकी बहन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है और वो उन्हें मारने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सामने वाले बहुत ज्यादा तादाद में आए हैं। टाट्सुओ तो कुछ लोगों को अपनी पावर से गायब कर देता है और साथ ही अपने साथियों को भी हील कर रहा होता है। इसी बीच मियोको और उसकी मॉम ये सब देख रहे होते हैं, जिसपे मियोको पूछती है मॉम ये सब क्या है, क्या आपको इसकी ताकत के बारे में पता था? उसकी मॉम बताती है कि मुझे ये सब पता है। दरअसल जब टाट्सुओ छोटा था तो उसके पास कोई पावर नहीं थी और मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती चीजों को खो दिया और वो था इमोशन। पर अभी भी उसके पास एक कीमती चीज है। उसकी मॉम ये बताती मियोको समझ जाती है कि खाली टाट्सुओ ने अपने इमोशन नहीं खोए, उसकी मॉम ने भी ये सभी इमोशंस खो दिए हैं। इसके बाद उसकी मॉम हाँ कहती है और फिर उसे बताती है कि टाट्सुओ के सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट है और वो हो तुम, इसीलिए मैं उसे हमेशा तुम्हारा बॉडीगार्ड बना के रखी हूँ ताकि वो तुम्हारी हिफाजत करे। ये सब सुनने के बाद मियोको को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसकी मॉम के टाट्सुओ को इस तरह ट्रीट करना तो ठीक था, उनके पास भी कोई इमोशन नहीं, पर मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो इमोशन भी है, सब कुछ है, फिर भी मैंने मेरे भाई को एक नौकर जैसा रखा। इधर टाट्सुओ के सामने 6 बड़े जहाज होते हैं जिन्हें देख वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाता। फिर वो कहता है मैं इन शिप पे एक साथ हमला करूंगा पर उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जो देख हानामी कहती है मुझे भी टाट्सुओ की मदद करनी होगी और वो भी टाट्सुओ की मदद करने को भागती है। इधर वो शिप टाट्सुओ पे हमला करने लगता है पर सही वक्त पे वहाँ पे हानामी अपने बैरियर से इन्हें बचा लेती है। कुछ देर बाद टाट्सुओ भी उन शिप पे हमला कर देता है और वो इतना बड़ा धमाका होता है कि शिप तो खत्म होती है पर साथ ही साथ वहाँ पे सभी जहाज भी गायब हो जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि हानामी भी अब मरने वाली है क्योंकि उसने अपनी पूरी लिमिट को खत्म कर दिया है। टाट्सुओ उसे हील करने की कोशिश करता है पर हानामी उसे मना कर देती है और कहती है मैं एक एआई रोबोट हूँ और मैं हमेशा से दूसरों की परमिशन पे चली हूँ, मुझे अब मरना होगा क्योंकि ये मेरी परमिशन है, मैं हील नहीं होना चाहती। और टाट्सुओ भी हानामी की बात मान लेता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। तो कैसा लगा आप सभी को ये एनिमी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक नए एनिमी में।